जब यहाँ पर आपको वर्ड दे दिया है डिजाइन, तो आपको यहाँ पे डिजाइन का मतलब पता होना चाहिए, एनी टाइप ऑफ फिगर विच हैज इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज मतलब होता है जो मास प्रोडक्शन में काम आए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक सर्किट बनाया जो सारे मोबाइल इक्विपमेंट्स में लगने वाला है। सर्किट मतलब क्या, जैसे मदरबोर्ड होता है ना ग्रीन कलर का, उसमें अलग अलग धारियां बनी रहती है। सिमिलरली अगर मैंने कोई मान लो क्या बनाया, एक तरह से डायग्राम बनाया जिसका यूज एक बहुत बड़ी कॉलोनी में होना है, या अगर मैं एक मैप बनाता हूं तो कहीं ना कहीं इसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो अगर मेरा मैप या सर्किट या डायग्राम बहुत ज्यादा यूनिक है तो मुझे प्रोटेक्शन मिलती है डिजाइन एक्ट 2000 में। किसमें मिलती है मुझे प्रोटेक्शन? डिजाइन एक्ट 2000। इसमें एक ही बात आपसे पूछता है कि डिजाइन एक्ट 2000 के फीचर क्या है। तो अगर आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के फीचर याद हो गए तो ये आपको साइंस आया होगा, दिक्कत नहीं आएगी। फीचर नंबर 1, जब इस एक्ट को बनाया गया तो इसमें हर चीज को डिफाइन कर दिया गया। आर्टिकल का मतलब क्या, डिजाइन का मतलब क्या, और ओरिजिनल वर्ड का मतलब क्या है। तो मतलब जब ये एक्ट डिजाइन एक्ट 2000 बना है तो इसमें सबसे पहला काम छोटी छोटी चीजों को डिफाइन किया गया है। हर एक्ट में यही किया जाता है ना, पहले चीजों को डिफाइन किया जाता है फिर समझाया जाता है। आर्टिकल वर्ड, डिजाइन वर्ड, ओरिजिनल वर्ड को डिफाइन किया गया। बताओ कोई दिक्कत? समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। नेक्स्ट यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की पावर है वो कंट्रोलर को दी गई है। कंट्रोलर ऑफ डिजाइन्स है जो आपके डिजाइन्स का रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक। देन प्रोविजन बनाए गए कि कौन से ऐसे डिजाइन है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। प्रोविजन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेबल डिजाइन। आपको ये 3 पॉइंट समझ आए कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। तो पॉइंट पढ़ना क्या क्या, ए पढ़ना है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है, थोड़ा ध्यान रखो इस बात का। ठीक है। उसके बाद एफ जी पॉइंट पढ़ना है आपको कि जो डिजाइन आप कंप्यूटर बेस्ड बना रहे हो या कंप्यूटर में बना रहे हो उन डिजाइन का भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। देन आपका डिजाइन का जो टाइम पीरियड होता है 5 से 10 साल का होता है। अगर वो लैप्स हो गया तो रिस्टोरेशन के प्रोविजन है कि आप अपने डिजाइन को रिस्टोर करके फिर से रजिस्टर करा सकते हो। आप बताओ इतने पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है क्या? समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। हाँ सर आ गया। अच्छा, अगर कंट्रोलर आपका रजिस्ट्रेशन ना करे तो इसमें आपके लिए अपील का प्रोविजन बनाया गया कि आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। कहाँ अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। दैट्स इट। 6 पॉइंट है, उसमें से 5 आपको याद रखने हैं। कर पाएंगे? यस सर। तो ये आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे आप खुद से अभी इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपका जो प्राइमरी फोकस होगा वो सिर्फ 3 टॉपिक्स पे होगा। किस पे किस पे? कॉपीराइट पे होने वाला है, ट्रेडमार्क पे होने वाला है, पेटेंट पे होने वाला है। और ये दोनों जो है आखिरी के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और इंडस्ट्रियल डिजाइन, इसका सिर्फ वो फीचर पढ़ेंगे और कुछ नहीं। वो भी आ गया तो आ गया, वरना कोई इसका भरोसा नहीं है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलो अब मैं आज से आपको जो शुरू करा रहा हूं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, और यूनिट का नाम है बेटा लेबर लॉ। अच्छा एक बात बताओ तो मेरे को, लेबर किसको बोलते हैं? हु इज अ लेबर? सर जो भी एम्प्लॉयमेंट। देखो एक वर्ड होता है एम्प्लॉई और एक वर्ड होता है लेबर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं लेबर कौन है? सर जिसको वेजेस मिलती है। और फिर एम्प्लॉई कौन है? जिसको सैलरी मिलती है। एम्प्लॉई को अगर मैं वेजेस दूं तो? वो लेबर बन जाएगा। लेबर का मतलब बेसिकली होता है ब्लू कॉलर जॉब पर्सन। अच्छा। ब्लू कॉलर मतलब होता है बेसिकली जो मशीन पर या मैनुअल वर्क करते हैं। ठीक है। मैनुअल वर्क मतलब हाथ से कोई काम करना, कुछ प्रोड्यूस करना, या मशीन हो तो मशीन से बनाना, और जिनको इस चीज के बदले वेजेस मिलते हैं। नॉर्मली आप मैनेजमेंट में एक बात पढ़े हो कि मैनेजमेंट के 3 लेवल है। टॉप लेवल है, फिर कौन सा लेवल है? मिडिल। उसके बाद क्या आता है? लोअर। लोअर। तो आपके जो लोअर। एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं इन लेवल्स पे आ जाते हैं। अब इसके नीचे जो आता है वो लेबर क्लास या वर्कर क्लास आता है। ठीक है। अब क्योंकि हायरार्की में ये सबसे नीचे है तो हार्ड वर्क सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है। सही बात है गलत बात है? मेहनत सबसे ज्यादा यही करते हैं। भाई मैनेजर तो हाँ। ऑफिस में बैठा है ना हर लेवल का। मेहनत कौन कर रहा है? लेबर कर रहा है। और पैसा जो मनी है या जिसको आप वेजेस बोल सकते हो, सबसे कम भी किसकी है? इन्हीं की। लेबर की। तो ये जो लेबर क्लास है ये सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है। ठीक है। अब क्योंकि हायरार्की में ये सबसे नीचे है तो हार्ड वर्क सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है। मेहनत सबसे ज्यादा यही करते हैं। भाई मैनेजर तो ऑफिस में बैठा है ना हर लेवल का। मेहनत कौन कर रहा है? लेबर कर रहा है। और पैसा जो मनी है या जिसको आप वेजेस बोल सकते हो, सबसे कम भी किसकी है?
तो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, और इन्हीं को आप सबसे कम पैसा दे रहे हो, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ये तो गलत बात है ना। यस सर। तो बेसिकली हमारे देश में लॉ की एक ब्रांच बनाई गई है जिसे लेबर लॉ बोला जाता है। लेबर लॉ क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो ब्रांच ऑफ लॉ विच डील्स विथ ओवरऑल बेनिफिट ऑफ लेबर्स। जो लेबर के ओवरऑल बेनिफिट्स के लिए काम करने वाले लॉज हैं वो लेबर लॉज कहलाते हैं। आपको मैं बता दूं, इंडिया में 2000 से भी ज्यादा लेबर लॉज हैं। कितने से ज्यादा? 2000 से ज्यादा। 2000 से भी ज्यादा लेबर लॉज है। आपको तो सिर्फ करीबन 15 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 15। छोटे छोटे से हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, जैसे इसको पढ़ने का थोड़ा पैटर्न अलग है। आपको जब मैं जैसे कल नोट्स दे दूंगा, कलेक्ट कर देना। कोमल, आपको मैं सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा, वही प्रिंट आउट तुरंत निकाल देना, आज बन जाएगा। यस सर। बाकी लोग कल मेरे से हार्ड कॉपी कलेक्ट कर देना, कर लोगे? आपको जी कल सर। मैं जो भी पढ़ाऊंगा साइड में स्केच पेन से वहां पे समरी टाइप से लिखते जाना, अलग से कॉपी मत बनाना, नोट्स में ही पूरा गोदेगादी करो, ताकि कभी भी देखो तो आपको पता रहे हाँ हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लॉ की उस ब्रांच के बारे में पढ़ने वाले हैं जो लेबर्स के ओवरऑल बेनिफिट की बात करती है। हमारे देश में 2000 से ज्यादा लेबर लॉज हैं, पर इन लॉज को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों के मतलब पता होना चाहिए, टर्म्स पता होने चाहिए, तब आप लेबर लॉ को बेहतर समझ पाओगे, अदरवाइज आपको परेशानी जाएगी। जैसे सबसे पहला टर्म जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, सबसे पहला टर्म है इस्टेब्लिशमेंट। ठीक, क्या मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट का मैं बताऊं, तो एनी प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन। कोई भी ऐसी प्लेस जहां सामान बनाया जाता है या किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो प्लेस इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। आप बताओ, कोचिंग एक इस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं है? यस सर। क्यों है बताओ? क्योंकि वहां से अर्न कर रहे हैं अपन, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है हर वो जगह जहां पर या तो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है या किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो जो लेबर लॉज होते हैं मेनली इस्टेब्लिशमेंट्स पर लगते हैं। किस पर लगते हैं? है, एस्टैब्लिशमेंट्स पे। अच्छा, फर्स्ट टर्म समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ सर। तो अगर मैं इसके एग्जांपल में लिखूं रेलवे, तो कोई गलती है, गड़बड़ है क्या? नो सर। नहीं। स्टेशन, कोई परेशानी? पोर्ट, पोर्ट माने क्या? सी पोर्ट, एयरपोर्ट, कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। सर। फैक्ट्री, फैक्ट्री आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा लेबर लॉस कहाँ लगते होंगे, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है इन सब में? फैक्ट्री। फैक्ट्री। तो अपना नेक्स्ट टर्म जो हमको पढ़ना होता है वो क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब क्या होता है? फैक्ट्री मीन्स अ प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं उस जगह को हम फैक्ट्री बोलते हैं। एंड इंक्लूड, आपको बेस समझ आ जाएगा ना चैप्टर का, तो लेबर लॉ पढ़ने में आसानी होती है। कई टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट लेबर लॉ पढ़ाना चालू कर देते हैं, बच्चों को आधा पल्ले ही नहीं पड़ता कि कर क्या रहे हैं। आपको हर चीज का बेस पता होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है, लेबर लॉ वहां पे लगता है। फैक्ट्री मतलब जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है और इसमें प्रीमाइसेस को इंक्लूड किया जाता है। अब आप पूछोगे सर प्रीमाइसेस क्या, तो मैं आपको ये कहूंगा कि लाइक ये आपकी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है। सही बात है गलत बात है? ड्राइंग यस सर। खराब है, आपको समझ आ गई ना? ये आपकी क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री। लेकिन फैक्ट्री एक दीवार से घिरी होगी। यस सर।
ठीक, यहाँ पे शायद मैं बोलता हूँ शेड होगा, साइकिल स्टैंड होगा, हो सकता है। हाँ अगर आप विजुअली इमेजिन करो इस चीज को, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक दीवार से घिरी होगी, साइकिल स्टैंड होगा, शायद यहाँ पे अंदर एक कैंटीन हो सकती है, हाँ हो सकती है। भाई फैक्ट्री में तो मशीनें लगी है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैंटीन आसी पास दीवार के अंदर बनाएंगे, तो ये जो कैंटीन के वर्कर हैं और जो साइकिल स्टैंड के वर्कर हैं, इन पर लेबर लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? सर क्योंकि लगेगा क्योंकि वो लगेगा। लोग प्रेमाइसेस के अंदर काम एग्जैक्टली, तो ये जो एडजॉइनिंग एरिया है, इस एरिया को बेटा प्रीमाइसेस बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? सर आ गया। यस सर। आपको एस्टेब्लिशमेंट वर्ड का मतलब समझ आया? आपको फैक्ट्री वर्ड का मतलब समझ आया? यस सर। अब मैं तीसरा शब्द आपके लिए लिख रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगभग हर जगह मिलेगा। एप्रोपिएट गवर्नमेंट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो गवर्नमेंट विच इंप्लीमेंट लेबर लॉ, वो सरकार जो लेबर लॉ इंप्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट विच इंप्लीमेंट लेबर लॉ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल क्या, एक्चुअल बात यही है, जैसे मैं एक लिख रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी पे लिख रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट। देश में दो ही तरह की सरकारें होती है, राइट? तो जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं, तो जैसे हमारे देश की बड़ी स्टैब्लिशमेंट है, जैसे रेलवेज हो गए और पोर्ट्स हो गए, या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक, सिचुएटेड इन मोर देन 2 स्टेट्स, अगर एक फैक्ट्री है जो 2 स्टेट से ज्यादा में सिचुएटेड है, तो वहां पर उन फैक्ट्रीज पर या उन एस्टेब्लिशमेंट पर लेबर लॉ लगाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। और अ फैक्ट्री ऑब्लिक एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन स्टेट, एक राज्य में ही अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। मैं दोबारा से पूरी बात रिपीट कर रहा हूं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो लेबर लॉ को इंप्लीमेंट करेगी हमारे ऊपर। तो अगर मेरी फैक्ट्री केवल छत्तीसगढ़ में है तो मेरे लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री में छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा में भी है, मान लो गुजरात में भी है, तो फिर वहां पर लेबर लॉ अप्लाई करने का काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या बीएचईएल भारत हेवी लिमिटेड, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर लेबर लॉ कौन अप्लाई करता है इनके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। अगर आपकी फैक्ट्री स्टेट में लोकली सिचुएटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट आप पर लेबर लॉ लगाएगी, और आपकी फैक्ट्री यदि एक स्टेट से ज्यादा में है, या रेलवे पोर्ट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप पर लेबर लॉ लगाएगी। आप बोलो आपको ये बात कितनी समझ में आई, और आप इसकी नोटिंग कर दिए हो? आपको समझ आया कि नहीं? ऊपर भी दिखाऊं क्या आपको मैं? आपको 3 टर्म दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे ये बताओ हाँ सर। अच्छे से। हाँ सर। एकदम क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है? श्योर हो? नेक्स्ट, हाँ सर। हाउ वर्क is carried in establishment ऑब्लिक फैक्ट्री। ज्यादा बड़ा वर्ड कौन सा इसमें से? ब्रॉड वर्ड कौन सा है? एस्टैब्लिशमेंट। और फैक्ट्री उसका क्या है? पार्ट है। पार्ट है। एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री में काम कैसे होता है? तो आप हमेशा याद रखना, काम के 2 तरीके होते हैं। एक होता है विथ एड ऑफ पावर, विद एड ऑफ पावर मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसका मतलब होता है यूज ऑफ मशीन। यस सर। और दूसरा तरीका होता है विदाउट एड। लेबर इंटेंसिव। तो सर इससे हमको क्या करना, इसका काम पड़ेगा यूज ऑफ लेबर। बोलो इसमें कोई दिक्कत?
नो सर। लिख दिए क्या? स्क्रीनशॉट दे दिए क्या? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बात सीखो। हाउ लेबर लॉज आर एप्लीकेबल। लेबर लॉ एप्लीकेबल कैसे होते हैं? ठीक, जो मैं लिख रहा हूं मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग में बिठा देना। एप्लीकेबिलिटी of labor laws depends on number of factors. A, number of worker employed, ठीक है, with use of power, without use of power. मेरी बात को ध्यान से सुनना। लेबर लॉ आपके यहाँ कब एप्लीकेबल होता है? तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपके यहाँ वर्कर कितने हैं, ये देखकर लेबर लॉ आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैं दे दे रहा हूं ताकि आपके मन से डाउट हट जाए। एक लॉ है जिसका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब सवाल ये कि ये लॉ आपकी फैक्ट्री पे एप्लीकेबल है कि नहीं, तो जवाब ये है कि आपकी फैक्ट्री पे तब अप्लाई होगा जब आपके यहाँ 10 और मोर वर्कर हो, इफ यू आर यूजिंग पावर। विथ एड ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके अगर 10 से ज्यादा वर्कर हैं तो आप पर फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई होता है। और अगर आपके यहाँ 20 से ज्यादा वर्कर है विदाउट एड ऑफ पावर, मतलब जहां आपके यहाँ मैनुअल वर्क होता है और यदि आपके यहाँ 20 से ज्यादा वर्कर हैं तो आपके यहाँ ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हो जाता है। मैं दोबारा सारी बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे लेबर लॉ अप्लाई होगा कि नहीं तो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात हमेशा लेबर लॉ में ये लिखी जाती है कि आपके यहाँ वर्कर कितने हैं। हर एक्ट में वर्कर का क्राइटेरिया इतने से ज्यादा वर्कर होने पर ही लॉ लगता है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट अगर मैं बोलूं तो ये आप पर तब लगता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या तो 10 से ज्यादा वर्कर हो अगर आपके मशीन है, या तो 20 से ज्यादा वर्कर हो अगर आपके मशीन नहीं है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दो, अगर मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक्स एंटरप्राइजेस नाम की फैक्ट्री है, और मेरे यहाँ मान लो अगर 7 वर्कर है, तो मेरे ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, क्यों? 10 से कम है वर्कर्स। 10 से कम है ना? तो आपको क्या करना है, जब भी कोई लेबर लॉ पढ़ना है तो देखना है कि कितने से ज्यादा वर्कर होने पर लॉ लगता है। जरूरी नहीं है कि हर लेबर लॉ हर फैक्ट्री पे लग रहा हो, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। अब जैसे पहला फैक्टर आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, तो दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है इन एन अकाउंटिंग ईयर। जब ये नंबर ऑफ वर्कर देखे जाते हैं तो पूरे साल भर में देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे यहाँ अभी तक 8 वर्कर थे, मेरे यहाँ 8 वर्कर थे, लेकिन क्या हुआ साल के कुछ ऐसे दिन रहे, जैसे मान लो 10 डेज ऐसे रहे जिसमें वर्कर जो थे वो 12 हो गए थे, तो अब मेरे ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। होगा। क्यों? एनुअल में अपन जब साल में देखे तो क्या हुआ, वर्कर 10 से ज्यादा बढ़ गए थे, तो बढ़ गए थे हाँ। तो लेबर लॉ अप्लाई हो गया। कितना समझ में आया ये बता दो। हाँ सर, आ गया। आ गया। अगर लेबर लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहली बात नंबर ऑफ वर्कर देखे जाते हैं, वो भी कब देखे जाते हैं? पूरे साल में। ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। हाँ सर। अच्छा, आगे बढ़ूं मैं? आपको ये फास्ट तो नहीं हो रहा, पहले ये बताओ आपको अच्छे समझ आ रहा है हर चीज? यस सर। आपको एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब समझ आ गया ना? सर। आपको ये समझ आ गया वर्क कैसे कैरी होता है? तो आपको हर जगह अक्सर दिखेगा विद एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर, ये ध्यान रहेगा। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद आपके लिए क्या आया? उसके बाद आपके लिए आया लेबर लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये आपको क्लियर हो गया? प्योर हो? हाँ सर। अच्छा, अब बात आती है कि यार लेबर में आते कौन कौन है। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों के नाम लिख रहा हूँ, आप इसका मतलब मेरे को बता पाओगे क्या? बताओ।
अडल्ट जो 18+, अगला एडोलेसेंट 12+, हम्म, ध्यान रखना लेबर लॉ के हिसाब से। 18, चाइल्ड जो लेस देन 15, कंप्लीटेड 14 ईयर्स बट नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर, जो 14 से 15 साल के बीच का, ध्यान रहेगी बात। हाँ सर। अगर चाइल्ड बिलो 14 ईयर है तो ये ध्यान रखना प्रोहिबिशन है, उसको आप एज अ लेबर काम नहीं करा सकते, क्योंकि यस सर। 6 से 14 साल की उम्र में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है बच्चे। एजुकेशन है। कितना क्लियर है मेरी बात? यस सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छे से। तो आप किससे किससे काम करा सकते हो? एडल्ट से काम करा सकते हो, एडोलेसेंट से भी आप काम करवा सकते हो सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन, और चाइल्ड से काम करवाना है तो ये माना जाता है उसकी छुट्टियों के दौरान घर के काम में वर्क करा सकते हो, अदरवाइज बाहर नहीं करवा सकते। थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने में, फिर बोल रहा हूँ, एक बच्चा है उसके घर का काम है तो स्कूल की छुट्टियों में कर सकता है, लेबर लॉ ऐसा कहता है। कैसा लगा सुन के? समझ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। यस सर। आपको अभी तक सारी टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट समझ आए हैं कि नहीं आए हैं? आ गए हैं? हाँ सर आ गए। नेक्स्ट वर्ड होता है आपके लिए सैलरी। क्या मतलब होगा इसका? व्हाट इज सैलरी? जो भी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बदले में हमको सैलरी मिलता है। वो तो ठीक है, पर अब क्या है, थोड़ा सा उसको डिफाइंड करके आप सैलरी का मतलब समझो। आप जब किसी प्लेस पे काम करते हो ना तो किया क्या जाता है, आपको ओवरऑल सैलरी आपको बताई जाती है। ठीक, ओवरऑल सैलरी का मतलब जैसे तुम कहीं अभी जॉब ज्वाइन करें, तुमको बोल दिया गया महीने की तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख। अब महीना खत्म हुआ तो तुम्हारे हाथ में जो आया 60,000 रुपए है, तो तुम इसकी कंप्लेंट करने पहले बताओ किसके पास जाओगे? इसकी कंप्लेंट करने किसके पास जाओगे? आप एक कंपनी में नई नई नौकरी पे लगे हो, 1 लाख रुपए आपको महीना मिलने वाला है, आप एकदम खुश, लेकिन जब क्या हुआ, महीना खत्म हुआ तो आपके हाथ में आया 60,000 रुपए, तो आप एकदम चिढ़ गए। तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है कंपनी का जिसके पास आपको जाना चाहिए? एचआर डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली, आप बोलोगे जाके ये क्या है, एचआर का काम ही है लोगों की सुनना। फिर वो समझाएगा भाई तेरे को जो 1 लाख बोले हैं ना, उस 1 लाख में हम टैक्स काटते हैं, तुम्हारा टीडीएस काटते हैं, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड काटते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी जो बेसिक सैलरी है, जो मतलब तुमको बेसिकली मिलनी चाहिए, वो तो तुम्हारी सिर्फ 50,000 रुपए ही है। 10,000 रुपए तुम्हें हम महंगाई का भत्ता देते हैं, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, जो 10,000 है, और 40,000 तुम्हारी सेविंग के नाम से हम काट दे रहे हैं। तो बेचारे कुछ बोल नहीं पाएगा, इसको इतनी सैलरी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो जब आप सैलरी की बात करते हैं, जो हाथ में आता है वो बताए से हमेशा कम आता है, याद रखना। जितना बताया गया उससे कम आता है, और सैलरी में जो बेसिक चीज ऐड की जाती है वो होती है आपकी बेसिक सैलरी। क्या? बेसिक सैलरी। जैसे अगर कोई बैंक एम्प्लॉई है, वो बोलता है 1.5 लाख रुपए महीना उसकी पेमेंट है, तो उसके हाथ में 70,000 आता है, क्योंकि 70,000 उसका क्या है, बेसिक है। प्लस क्या होता है, दिनों दिन महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई को देखकर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। ये दो चीजें हमेशा याद रखना सैलरी में जरूर जोड़ी जाती है। बेसिक सैलरी तो रहेगी रहेगी, और हर जगह आपके लिए क्या जोड़ा जाएगा? डियरनेस देता हूँ डियरनेस अलाउंस का मतलब, डियरनेस अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। अक्सर जो गवर्नमेंट जॉब के लोग होते हैं, जितनी उनकी सैलरी नहीं होती उतना तो डीए रहता है, उनको अलग से मिलता है। कितनी समझ में आई आपको ये बात, ये बताओ? अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? सर आ गई। पूरा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतने पॉइंट्स में? नो सर। लेबर लॉ का पूरा बेस समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ? सर आ गया। लॉ क्या है ये समझ आ गया?
अब जैसे हम चैप्टर अपना अगर शुरू करें तो जरा एक बार ये देख लो इनमें से कितने वर्ड समझ आ रहे हैं। पहले देखो फैक्ट्रीज एक्ट आपको आज मैं पढ़ाना जैसे चालू करूँ अगर, ठीक है, मैं शुरू तो आपको कल डिटेल में कराऊंगा। आप देखो आपको ये बात समझ आ रही है कि एप्लीकेबिलिटी पढ़ के? सिर्फ ये बता यस दो सर, कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, आ क्या गई। बताओ? भी क्या प्रेमाइसेस या फिर 10 से ज्यादा तभी पर्सन applicable होगा। हाँ, जब किसके साथ काम हो रहा है? विथ विद द एड ऑफ 10 और पावर, मोर पर्सन एड ऑफ पावर के साथ। और 20 से ज्यादा 20 और मोर विदाउट एड ऑफ पावर। कब? पूरे साल भर में काउंटिंग ईयर एनुअल। में। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्यों मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज किया? क्योंकि हम कौन सा फैक्ट्रीज। फैक्ट्री। कितना समझ में आई मेरी बात आपको? हाँ यस सर, सर, आ गई। अच्छे से आ गई? तो आप आज शांति से सिर्फ क्या करो, ये पढ़ो। ये कल मैं फैक्ट्रीज एक्ट आपको खत्म करा दूंगा। क्या करा दूंगा? खत्म। कंप्लीट करा दूंगा। फैक्ट्रीज एक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम अच्छे से करना। और कल कितने बजे अपने नोट्स ले जाना? किसी भी टाइम ले जाना, ठीक है? बन जाएगा ये? यस हाँ सर, ये आप करो, ठीक। अभी प्रियंक सर 10:30 बजे देंगे क्लास आपकी, है ना? आप यस गैप ले सर, लो, अभी वो क्लास लेंगे आपकी। और ये जो बेसिक सैलरी वैलरी है उनके पार्ट में आता है, वो आपको पूरा कैलकुलेशन ये सब का सिखाएंगे अभी, ठीक है? आज तो बेसिक, कल थी क्लास, नहीं हो पाई, नहीं नहीं हो सर, पाई सर। क्लास नहीं थी। बेटे की तबीयत खराब हो गई थी बताए वो। तो अभी लेंगे आपकी क्लास वो, है ना, 10:30 बजे। अच्छे से अटेंड करो और मेरे को बताना समझ कितना है, ठीक है? जी यस सर। सर, चलो, ठीक है बेटा, ये करो आप, काफी है आपके लिए। थैंक यू सर। बाय बेटा।